स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में प्राइम कोर मेडिकोज में, जहाँ पर हम बात करेंगे एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक डेफ चाइल्ड की। ठीक है, इसको हम इन 4 हेडिंग्स में कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजीज, इवैल्यूएशन, इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट की फॉर्म में। तो एक तरह से इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमको बेसिक हमारे सिलेबस में दिया गया तो अपने को समझना रहेगा। ठीक है, ढंग से एक बार तो एक बार बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की सर। तो यहाँ पर देखो डेफ चाइल्ड है, याद रखना। ठीक है, मैं कोई अभी आगे जब हम इन्वेस्टिगेशन और इवैल्यूएशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, तो उसमें एक बच्चे को इमेजिन करके चलना, 6 से 7 महीने का बच्चा, 1 से 2 साल का बच्चा, तो तब तो ये आसान हो जाएगा टॉपिक सर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर थ्रेशोल्ड जो है वो 90 डेसिबल से ऊपर का है, मतलब इस चाइल्ड को 90 डेसिबल तक तो सुनाई नहीं देता है। 90 डेसिबल साउंड बहुत ज़्यादा होती है यार, हमारे जो पेनफुल साउंड होती है नॉर्मल ईयर के लिए, वहाँ तक तो इसको सुनाई नहीं दे रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? क्योंकि बच्चे, हमारी थ्रेशोल्ड कितनी होती है नॉर्मल थ्रेशोल्ड? 25 डेसिबल हम डिस्कस करते आए हैं अब तक। ठीक है, इसकी थ्रेशोल्ड 90 डेसिबल से ऊपर की हो गई है। तो इसमें क्या होगा, हियरिंग की तो दिक्कत रहेगी। हियरिंग की दिक्कत रहने की वजह से यहाँ पर साथ ही साथ स्पीच की भी दिक्कत रहेगी। ये बच्चा स्पीच भी डेवलप नहीं कर पाएगा सर। आ रही बात समझ में? तो ऐसे बच्चे को हम क्या बोलते हैं, डेफ म्यूट चाइल्ड या फिर डेफ डम्ब चाइल्ड। ठीक है, ये बात होगी। अब बात करते हैं सर इसकी इटियोलॉजीज क्या क्या। देखो, इटियोलॉजीज तुम खुद से बना सकते हो, जब मैं ये चार्ट बताऊंगा एक बार तुमको, तुम तो इतना समझो कि इस बच्चे में दिक्कतें कैसे पैदा हो रही हैं। या तो वो बच्चा, उस बच्चे में दिक्कत कैसे हो रही है, प्रीनेटल, पैदा होने के पहले से, पैदा होने के दौरान पेरीनेटल पीरियड में, या फिर पैदा होने के बाद पोस्टनेटल पीरियड में। तो प्रीनेटल कंडीशन में यहाँ पर दोनों का रोल आ सकता है, इन्फेंट का भी और मदर का भी। अब इन्फेंट के अंदर क्या कॉजेज हो सकते हैं, मान लो कि उसकी एनॉमली, डेवलपमेंटल एनॉमली हो रखी है, जैसे कि हमारी जो वेस्टुलर एक्वेडक्ट है उस बच्चे की एनलार्ज हो रखी है, ये अलेक्जेंडर डिस्प्लेशिया, ये सारे क्या है, डिस्प्लेशियाज है, डिस्प्लेशिया, अलेक्जेंडर डिस्प्लेशिया, शाइबीज डिस्प्लेशिया, मॉन्डनीज डिस्प्लेशिया, माइकल्स डिस्प्लेशिया। तो ये नाम याद रखने हैं सर, इसमें से कोई भी 2 नाम याद रख लेना लिखने के लिए इस पेपर में, अलेक्जेंडर, शाइबीज, मॉन्डनी, माइकल्स। और माइकल्स का एप्लेशिया होता है सर, ये डिस्प्लेशिया नहीं है, ये एप्लेशिया है, ये अप्लेशिया है। ठीक है, माइकल्स अप्लेशिया, या फिर सेमी सर्कुलर कैनाल की मालफॉर्मेशन हो रखी है। और मदर में क्या कॉजेज आ सकते हैं, मदर में मान लो कि बच्चे के पैदा होने से पहले प्रीनेटल पीरियड में उसको कोई इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन किसका, टॉर्च का इन्फेक्शन, तुमको पता ही है। ठीक है, ड्रग कोई ले लिया, और ऐसा कोई ड्रग जो टेराटोजेनिक ड्रग है, जैसे कि थैलिडोमाइड हो गया, और भी दूसरे ड्रग्स हैं उनके नाम तुम लिख सकते हो। रेडिएशन एक्सपोजर, मान लो यूवी रेज या एक्स रेज हो गया, तो उसकी वजह से कोई म्यूटेशन आ गई, उसकी वजह से जो है इस बंदे में ईयर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया और डेफ चाइल्ड पैदा हुआ। दूसरे कॉजेज क्या आ सकते हैं मदर के अंदर, या तो उसके अंदर कोई सिस्टमिक डिसीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस हो गया। ठीक है, या फिर कोई ट्रॉमा हो जाए, बहुत तो कोई भी रीज़न हो सकता है सर यहाँ पर। अब मैं बात कर रहा हूँ पैदा होने के दौरान के बाद की। तो पेरीनेटल पीरियड में जब बच्चा पैदा हो रहा है, पार्चुरेशन के टाइम पर मान लो कि बर्थ ट्रॉमा हो गया, एनॉक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है एकदम कट हो गई, नियोनेटल जॉन्डिस हो गया, सेप्सिस हो गया, लो बर्थ वेट या प्री मैच्योरिटी हो गया, या ऑटोटॉक्सिक ड्रग दिए जा रहे हैं बच्चे को, तो उसकी वजह से भी पेरीनेटल पीरियड में यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। पोस्टनेटल पीरियड में पैदा होने के बाद जेनेटिकल रीजन्स आ सकते हैं, नॉन जेनेटिकल रीजन्स आ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लो अब बच्चा अब सेपरेट हो चुका है, तो यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन मान लो, या कोई ट्रॉमा मान लो, या ऑटोटॉक्सिक कोई ड्रग ले लो, तो वो सारी इटियोलॉजीज यहाँ पर आ सकती हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी वीडियो का वो है इवैल्यूएशन एंड इन्वेस्टिगेशन, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बात करें किसकी, इवैल्यूएशन और इन्वेस्टिगेशंस की। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे को कुछ इवैल्यूएशंस करनी पड़ेंगी उस बच्चे के लिए, कि भाई इसमें ये जो डेफ चाइल्ड है उसके रीजंस इवैल्यूएट करने पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इवैल्यूएशंस की सर। तो इवैल्यूएशन में यहाँ पर सबसे पहले मैं सस्पेक्ट कर सकता हूँ हियरिंग लॉस को। ठीक है, कि इस बच्चे में, जो बच्चा मेरे पास आया है, जो उसकी मदर लेकर के आई है उस बच्चे को, तो उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स से मैं कुछ सस्पेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जो उसके अंदर पहले से मेरे को दिखेंगे, या फिर मैं रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जो उसकी मेरे को हिस्ट्री से पता लगेगा। ठीक है, तो अब देखो इवैल्यूएशन कैसे होता है। अब मैंने हियरिंग लॉस सस्पेक्ट किया है सर यहाँ पर। अब मैं कैसे सस्पेक्ट करूँगा, उसकी माँ बताती है तुमको, डॉक्टर को, एज्यूम करो सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर उसकी जो मदर है उस बच्चे की, वो तुम्हें बोल रही है कि घर में तेज़ आवाज़ होती है तब भी ये बच्चा सो जाता है, मतलब लाउड साउंड में भी अनडिस्टर्ब्ड स्लीपिंग है, तो हो सकता है कि बच्चा डीफ हो। ठीक है, अरे लाउड, ठीक है, हाँ, या फिर
बच्चा है, उसकी जो मदर बोल रही है तुमको, ये बच्चा जो है वो 1 से 2 साल का हो चुका है और अब तक भी उसकी स्पीच जो है वो डेवलप नहीं हो पाई है सर, ठीक है। तो ये भी एक तरह से तुम इसको सस्पेक्ट कर सकते हो कि इसमें डेफ चाइल्ड जो बच्चा जो है वो डेफ चाइल्ड है। अब रिस्क फैक्टर्स देखो, अब रिस्क फैक्टर जो होंगे वो सब हिस्ट्री से पता चलेंगे कि फैमिली हिस्ट्री, जो मदर आ रही है उनकी फैमिली में भी किसी ना किसी को डेफ चाइल्ड, मतलब कोई ना कोई बहरा पैदा हुआ था, इसको बचपन से बहरापन था, फैमिली हिस्ट्री हो गई, या फिर मदर ने कोई ड्रग्स लिए थे, ड्रग की हिस्ट्री लो पहले तुम, ठीक है। कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री लो, यहाँ पर जो भी मैंने तुमको बताया, कंजेनिटल एनोमली की हिस्ट्री लो एक बार यहाँ पर। तो जो भी हमने इटियोलॉजीज डिस्कस करी हैं उसको एक तरह से तुम कंजेनिटल एनोमली, उसको एक तरह से तुम रिस्क फैक्टर मान के यहाँ पर जो है इवैल्यूएट कर सकते हो। मैं बात करूँगा अब एक बार इन्वेस्टिगेशंस की। देखो बात की जाए किसकी, अब इन्वेस्टिगेशंस की सर। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस की बात करेंगे तो इसका एक छोटा सा निमोनिक है सर, यहाँ पर ABCD होता है, यहाँ पर ABDC याद रखना, ठीक है, सीक्वेंस में याद रखना। तो पहले मैं बात करूँ A, तो 2 A आते हैं सर यहाँ पर, ऑडिटरी अराउजल टेस्ट, है ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रैडल, ठीक है। तो ये 2 A हो गए हमारे पास, अराउजल टेस्ट या फिर ऑडिटरी अराउजल टेस्ट, ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रैडल, ठीक है। और ये याद रखना ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं सर। कैसे टेस्ट होते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट हैं ये वाले, स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हैं। अब देखो इसमें करते क्या है। ऑडिटरी अराउजल टेस्ट सिंपल सा है, बच्चा जो है वो लाइट स्लीप में है, यहाँ पर इमेजिन करो बच्चे को, ठीक है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ऑडिटरी अराउजल में बच्चा जो है वो बेबी जो है वो लाइट स्लीप में है, और मैं उसको एक लो फ्रीक्वेंसी की मैं उसको साउंड जो है वो सुनाऊंगा, ठीक है। मान लो 2 सेकंड तक सुनाई, ऐसा मैं 3 से 4 बार करूंगा। अगर बच्चा नॉर्मल बच्चा होगा जिसको सुनाई दे रहा होगा वो जग जाएगा, ये बच्चा नहीं जग पाएगा बेचारा। तो इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये डेफ हो सकता है, ठीक है। ऑडिटरी अराउजल टेस्ट, बच्चा लाइट स्लीप में है, याद रखना, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड 2 सेकंड तक 3 से 4 बार सुनाऊंगा। नॉर्मल बच्चा जग जाता है इसमें, और ये वाला बच्चा होगा डेफ चाइल्ड होगा, ये नहीं जग पाएगा। दूसरा होता है ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रैडल। अब ये क्रैडल क्या होता है? बच्चे का पालना होता है। ये क्या होता है? पालना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं क्या करता हूं, ये बच्चा जो होता है वो पालने के अंदर ही होता है, क्रैडल में ही होता है, ठीक है। जब मैं इस बच्चे को साउंड दूंगा, साउंड मैं बाहर से प्ले करूंगा, इसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस को स्टडी करूंगा। बस यही है तुम्हारा ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रैडल, ठीक है। वो बच्चा क्या कर रहा है, फ्लेक्स कर रहा है, इधर उधर रोल कर रहा है, रो रहा है, तो वो जो बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं उस बच्चे के अंदर, तो उनको स्टडी करूंगा। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो डेफ चाइल्ड है ये। आ रही है बात समझ में? तो 2 A क्लियर है, ठीक है। दूसरा होता है मेरे पास, हमारे पास B से बिहेवियर ऑब्जर्वेशन टेस्टिंग, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ये कैसे होते हैं? इसका निमोनिक है MCC, ठीक है। तो मोरोस रिफ्लेक्स होता है एक, मोरोस रिफ्लेक्स, ठीक है। और C से कॉक्लियो पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स, ठीक है। और एक रिफ्लेक्स होता है हमारे पास कौन सा? सीसेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। अब देखो इसमें करते क्या है, ये मोरोस रिफ्लेक्स जो होता है इसमें क्या करते हैं, 90 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल की साउंड, ये बहुत ज़्यादा साउंड होती है, 80 से 90 डेसिबल की साउंड जो होती है उस बच्चे को सुनाते हैं। अब बच्चा जो है मोरोस रिफ्लेक्स में क्या होता है, बच्चा जो होगा वो पहले अपने आर्म्स को, लेग्स को फ्लेक्स करेगा और फिर से सिकुड़ जाएगा, तो यही मोरोस रिफ्लेक्स होता है। नॉर्मल बच्चा जो होगा वो इतनी लाउड साउंड पे, 80 से 90 डेसिबल की साउंड पे अपनी बॉडी को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा और फिर फ्लेक्स कर जाएगा, तो ये मोरोस रिफ्लेक्स होता है। कोक्लियो पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स में क्या होता है, इसी जो होगी मेरी 80 से 90 डेसिबल वाली साउंड पे वो अपने जो उसके जो ब्लिंकिंग करता है वो ऐसे करेगा, ब्लिंकिंग सी करेगा। तुम एज्यूम करो बच्चे को, वो ब्लिंक करेगा, ठीक है। तो यही होता है कोक्लियो पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स। ये पॉजिटिव आ रहा है तो वो डेफ चाइल्ड नहीं है, और मतलब कि हाँ रिफ्लेक्स आ रहा है तो वो डेफ चाइल्ड नहीं है, और नहीं आ रहा है तो मतलब वो डेफ है। सीसेशन रिफ्लेक्स क्या होता है? सीसेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है, जब मैं इतनी लाउड साउंड उस बच्चे को, देखो ये सारे के सारे टेस्ट किस पे हो रहे हैं, 80 से 90 डेसिबल पे हो रहे हैं, ठीक है। इतनी लाउड साउंड पे ये सीसेशन रिफ्लेक्स में जो बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा होता है उसको रोक के रोने लग जाता है, क्राइंग स्टार्ट कर देता है, इसको क्राई रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सारे काम रोक करके, सारे काम सीज करके ये रोने लग जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सीसेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो तुमको ये 20 से 3 इसके जो बिहेवियर ऑब्जर्वेशन टेस्ट हैं, मोरोस रिफ्लेक्स, कोक्लियो पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स और सीसेशन रिफ्लेक्स, क्लियर हो गए, ठीक है। अब क्या होते हैं, डी से क्या आता है हमारे पास, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स आती हैं,
डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। अब इसमें क्या करते हैं, जो जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मान लो मैं असेस कर रहा हूँ उस बच्चे को, तो क्या होगा, वो मदर के साथ आएगा। पहली बार 6 से 7 महीने का बच्चा है यार यहाँ पर, ठीक है ना, 6 to 7 month ओल्ड चाइल्ड है, ठीक है। वो आ रहा है, उसकी मदर उसको गोदी में लेकर के आई है, तो मैं उसको मदर को बोलूँगा कि तुम जो है सीधी खड़ी हो जाओ, और इस बच्चे की जो कमर होगी वो मेरे को फेस करेगी, गोदी में रहेगा बच्चा, तो वो जो कमर होगी वो मुझे फेस करेगी, फेस उसका मेरे से ऑपोजिट में होगा, ठीक है, मैं उसकी ऑपोजिट साइड को, बैक को देख रहा हूँ एक तरह से। अब मैं कोई भी विजुअल जो साउंड स्टिमुलस प्रोड्यूस करूँगा, तो वो बच्चा अगर मुड़ के मुझे देखता है तो इसका मतलब वो डेफ नहीं है। सिंपल सी डिस्ट्रैक्शन टेक्निक यही होती है। आ रही है बात समझ में? तो और अब क्या आते हैं सी से, देखो सी क्या होते हैं, कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टेस्टिंग, कंडीशनिंग टेक्निक्स, सॉरी, है ना, कंडीशनिंग टेक्निक्स। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, पहली टेक्निक है सर यहां पर विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री। दूसरी टेक्निक यहां पर हमारे पास होती है स्पीच प्ले ऑडियोमेट्री, सॉरी, प्ले ऑडियोमेट्री। तीसरी टेक्निक होती है स्पीच ऑडियोमेट्री, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं अब यार, विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री में क्या करते हैं, इस बच्चे को विजुअल पहले क्या करेंगे, 3-4 बार तक इस बच्चे को साउंड और वीडियो दोनों सुनाई जाएंगी। मतलब कि मैं एक तरह से यार वीडियो चलाई जाएगी इसके सामने, वीडियो चलाई जाएगी जिसमें साउंड होगी। आ रही है बात समझ में? अब क्या होगा, इसको ऐसा अब मैं क्या करूँगा, जब वो बच्चा, जैसे मैं उसको देखने के लिए बोलूँगा, मैं क्या करा, बच्चा को मैंने अपने सामने रखा, मैं सामने एक वीडियो चलाई, उसको मैं बोलूँगा सामने देखने के लिए, अपनी उंगली से इशारा करके उसको देखने के लिए बोलूँगा। आई मेरी बात समझे? विजुअल स्टिमुलस दिया, उसमें साउंड भी है, ठीक है। जैसे ही साउंड स्टार्ट होगी मैं उसको उधर देखने के लिए बोलूँगा, उधर देख रहा है। ऐसा मैं 3-4 बार करूँगा, उसको लर्न कराऊंगा कि मैं जब भी ऐसे देखने के लिए बोलता हूँ उसको सामने देखना है, ठीक है। और सामने एक वीडियो चलती है और आवाज़ भी आती है, ठीक है। ये मैंने किया 3 से 4 बार। अब मैं क्या करूँगा, 3 से 4 बार करने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो चला के छोड़ दूंगा, सॉरी, मैं 3 से 4 बार करने के बाद क्या करूँगा, सिर्फ साउंड चला के छोड़ दूंगा, विजुअल स्टिमुलस को एकदम कट कर दूंगा, सिर्फ साउंड चलेगी वहाँ पे, और ना मैं उसको अब देखने के लिए बोलूँगा। अगर वो लोकेट कर पाएगा साउंड को तो वो डेफ नहीं है, और लोकेट नहीं कर पाएगा तो डेफ है वो। अरे मेरी बात समझ में क्लियर हो गई एकदम? क्या किया मैंने इसमें, पहले मैंने विजुअल प्लस ऑडिटरी स्टिमुलस दोनों दिए, ऐसा मैंने 3 से 4 बार किया, ठीक है। उसके मैंने 3 से 4 बार करने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ साउंड का स्टिमुलस दिया, मतलब कि ऑडिटरी स्टिमुलस दिया, साउंड का स्टिमुलस दिया, ठीक है। अगर बच्चा लोकेट कर पाया साउंड को, थोड़ा मतलब कि उसने लोकेट किया साउंड को, तो इसका मतलब कि वो डेफ नहीं है। उसके बाद अगर वो लोकेट नहीं कर पाया तो डेफ है। तो ये सिंपल सी टेक्निक होगी विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री। अब प्ले ऑडियोमेट्री में क्या होता है, यहाँ पर 2 टेक्निक करी जाती है, 2 तरह से करी जाती है यार ये। पहली टेक्निक यहाँ पर क्या है, कंडीशनिंग टेक्निक है। पहले यहाँ पर कंडीशन दी जाती है, ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है मेरी यहाँ पर वो है स्क्रीनिंग सर। अब कंडीशनिंग में क्या करते हैं, देखो मैं उसको बोलूँगा, उस बच्चे को बोलूँगा खेलने के लिए, जैसे ही मैं कोई साउंड, जैसे मान लो मैंने कोई साउंड बजाई, अब मैं उसको खेलने के लिए बोलूँगा, ठीक है। एक तरह से कंडीशन देनी है उस बच्चे को कि भाई यहाँ पर जब ये साउंड प्रोड्यूस होगी, जैसे मान लो मैंने कोई कुत्ते के भौंकने की आवाज़ निकाली, मतलब साइड में जो है मैंने कोई अपना इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ, मैंने कुत्ते के भौंकने की आवाज़ निकाली, ठीक है। उसमें से मैं उस बच्चे को ऐसे एक्टिंग करके दिखाता हूँ, तो मैं कुछ भी जो है हाथ हिलाना है या फिर ऐसे कुछ भी कंडीशन दी है मैंने उसको कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होगी तुम कुछ भी करोगे, मतलब कोई भी साउंड ही मान लो ऐसे ऐसे करोगे, तो एक तरह से मैंने उसको कंडीशन दे दी। अब मैं क्या करूँगा, स्क्रीनिंग में क्या करूँगा, जब मैंने ऐसा 3 से 4 बार किया, मैंने साउंड बजाई, उसको बोला ऐसे करने के लिए, खुद भी किया मैंने, उसको बोला ऐसे करने के लिए, तो वो कर रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब स्क्रीनिंग में क्या होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ साउंड प्ले करूंगा और मैं खुद कुछ नहीं करूंगा। अगर वो बच्चा जो है वो फिर से वही चीज़ कर रहा है, तो इसका मतलब वो साउंड को मतलब साउंड उसको सुनाई दे रही है। आइए बात समझ में? ये स्क्रीनिंग वाला पार्ट हो गया। स्पीच ऑडियोमेट्री में क्या करते हैं, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन टेस्टिंग करते हैं। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन करते हैं मतलब कि उसको अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें सुनाई देंगे, जैसे कुत्ते की आवाज़, डॉग की आवाज़ सुना दी, उसको बिल्ली की आवाज़ सुना देंगे, कैट की आवाज़ सुना दी, और भी अलग अलग चीज़ों की आवाज़ सुना करके उसको बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए बोलेंगे। अगर वो कर पा रहा है इसका मतलब कि वो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, इसका मतलब वो डेफ नहीं है, और नहीं कर पा रहा तो मतलब डेफ है। आ रही बात सुनने? अब आती है किसकी, मैनेजमेंट वाले पार्ट की बात। उसकी देखो बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, मैनेजमेंट की। हमने सारे टेस्ट देख लिए थे एक बार ABDC से, ठीक है। एक बार मैं उसको रिवाइज करा दूंगा अभी। तो मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें देखो, उसमें पेरेंटल गाइडेंस आ गई, वोकेशनल गाइडेंस आ गई, हियरिंग एड्स दे सकते हैं हम, कॉक्लियर इंप्लांट्स दे सकते हैं, एजुकेशन ऑफ डेफ दे सकते हैं, और स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। देखो हमने इवैल्यूएशन में मोटा मोटा क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले की थी स्क्रीनिंग, हमने सबसे पहले किया था इवैल्यूएशन। उसमें हमने
रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था और सस्पेक्ट किया था हियरिंग लॉस को। कि सस्पेक्ट कैसे किया था कि उस बच्चे को जो है नॉइस में भी नींद आ रही है, बच्चा 1 से 2 साल का हो गया लेकिन उसको क्या है स्पीच डेवलप नहीं हो पाई है। रिस्क फैक्टर्स में माँ को कोई इन्फेक्शन था, कोई कंजेनिटल एनॉमली थी, कोई ड्रग इनटेक था, कोई भी हिस्ट्री थी कंजेनिटल एनॉमली रिलेटेड जो हमने इटियोलॉजी में पढ़ा था वो सब, ठीक है। ये सब हमने क्या कर लिया, सस्पेक्ट कर लिया, एक तरह से रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम आते हैं किस पे, अपनी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स पर। उसमें हमने सबसे पहले किया था, हमने निमोनिक याद किया था ABDC, ठीक है। जो ए वाली थी वो ए वाली कैसी थी, स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स थे, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले ऑडिटरी रिस्पॉन्स अराउजल किया था, उसके बाद ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रैडल टेस्टिंग की थी। ऑडिटरी अराउजल टेस्ट में क्या था, उस बच्चे को साउंड का स्टिमुलस दिया था, लाइट स्लीप में था वो बच्चा। जैसे हमने साउंड का स्टिमुलस दिया, वो 3 से 4 बार करेंगे ऐसा, अगर वो जग जा रहा है तो वो नॉर्मल है, नहीं जग पा रहा है तो डेफ है। तीसरा हमारा क्या था, क्रैडल वाला ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रैडल टेस्ट था। बच्चा पालने में था, अगर उसमें साउंड देने पर बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, इसका मतलब कि उसको सुनाई दे रहा है, नहीं आ रहे हैं तो नहीं दे रहा है, साफ सीधी बात है, ठीक है। अब आते हैं बी पर। बी में हमने जो हमारी बिहेवियरल हियरिंग टेस्टिंग थी, उसमें हमने 3 चीज़ें करी थी। 3 चीज़ें कौन सी थी, MCC, मोरोस रिफ्लेक्स, कॉक्लियो पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स और सीसेशन रिफ्लेक्स। तो मोरोस रिफ्लेक्स में क्या था, उस बच्चे को जब हमने 80 से 90 डेसिबल की साउंड दी थी, तो अब सबसे पहले उसने अपनी बॉडी को एक्सटेंड किया था और फिर फ्लेक्स कर लिया था वापस से। कॉक्लियो पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स में क्या किया था, उस बच्चे को जब हमने 80 से 90 डेसिबल की साउंड दी थी, उसने हल्का सा ब्लिंक किया था और फिर ओपन कर ली थी आइज। उसके बाद तीसरा रिफ्लेक्स सीसेशन रिफ्लेक्स, जब हमने उसको 90 डेसिबल की साउंड दी थी, वो अपना सारा काम छोड़ करके, सारी एक्टिविटीज छोड़ करके रोने लग गया था। बी खत्म। डी से डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, बच्चे को माँ की गोद में ही था वो बच्चा, हम उसके पीछे खड़े थे, हमने उसको साउंड दी, कोई स्टिमुलस दिया, अगर वो पीछे मुड़ के देख रहा है, लोकेट कर रहा है साउंड को, उसको सुनाई दे रहा है, नहीं कर रहा है तो नहीं दे रहा है, साफ सीधी बात। सी थी हमारी कंडीशनल रिफ्लेक्स टेस्टिंग, कंडीशनिंग टेक्निक्स थी। उसमें हमने सबसे पहले देखा था कौन सा, विजुअल रीइंफोर्समेंट टेस्टिंग, जिसमें हमने सबसे पहले ऑडियो और विजुअल दोनों स्टिमुलस दिए थे, 3 से 4 बार किया था ऐसा, उसको दिए थे स्टिमुलस। उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ साउंड का स्टिमुलस दिया। अगर वो बच्चा अभी भी लोकेट कर पा रहा है वीडियो, मतलब कि अभी भी जो है लोकेट कर पा रहा है साउंड को, तो इसका मतलब कि उसको सुनाई दे रहा है। दूसरी हमारी टेस्टिंग कौन सी थी, स्पीच ऑडियोमेट्री थी, प्ले ऑडियोमेट्री थी। हमने 2 स्टेप में की थी। वो सबसे पहले उसको एक कंडीशन दी थी कि ये जब ये साउंड होगी, मतलब एक साउंड प्ले की थी, उसके बाद हमने उसको एक्टिंग करने के लिए बोला था। उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट, ये थी कंडीशनिंग स्टेप था ये वाला। दूसरा था स्क्रीनिंग टेस्ट, उस टेस्ट में हमने उसको सिर्फ और सिर्फ साउंड चला के दी थी, हमने उसको कुछ करने के लिए नहीं बोला था। अगर वो वही चीज़ कर रहा है तो उसको सुनाई दे रहा है, नहीं कर रहा है तो नहीं दे रहा है। लास्ट था स्पीच ऑडियोमेट्री, जहाँ पर वो स्पीच को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है अलग अलग टेस्ट में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एल्गोरिदम था। तो यहाँ से हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।